वेलकम प्रोटीन्स क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है 2026 का, वो हमारे एकदम करीब है। 2-3 महीने का टाइम बचा है और बच्चे तैयारी में लग गए होंगे। ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत हद तक आपको हेल्प करते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं आपको इस वीडियो सीरीज में रोज ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो है कुछ हल करवाता हूँ। आज भी पिछले साल पूछे गए प्रश्न लेकर के आया हूँ। इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आपको यह फायदा होगा कि एक पैटर्न पता चलेगा और आप इस तरह के सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन होते हैं हर एक क्वेश्चन में, वो चारों ऑप्शन को जो है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इससे फायदा होगा। ओके, देखिए ये जो 20 क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूं पिछले वीडियो में, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देखिएगा। मैं आपको 21 नंबर से जो है यहाँ से आज करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम पढ़ते हैं सवाल। सॉरी, ये 20 नंबर तो हो चुका है। हमारे पास 21 नंबर का सवाल है कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है। सवाल है कचरे का प्रबंधन कैसे हो सकता है, कचरा कैसे निपटान हो सकता है। तो ये जवाब बहुत ही आसान है। कचरा संभालने के लिए हमारे पास क्लास 10th में जो दिया है वो है आपको 3R फॉर्मूला। क्या सर? 3R फॉर्मूला। 3R फॉर्मूला क्या होता है? जहां पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की बात की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। शहर से बाहर जो है अगर आप कचरा को जला देते हैं तो ये निपटान नहीं हुआ, एक हिसाब से हार्मफुल ही हुआ एनवायरमेंट के लिए, धुआं फिर तो बेकार चीज है। उसके अलावा गड्ढों को भरने में उपयोग करना, हाँ एक हद तक इसका यूज हो सकता है। ऐसा एक पार्क भी है दिल्ली में जहां पर कचरा भर कर गड्ढा जो है भरा गया है, तो ये हो सकता है। लेकिन चूंकि आपके पास इनमें से सभी का ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको 3 नंबर का है। क्या? कुछ कचड़े का पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग। मैंने कहा ना 3 ऑप्शन क्या होता है बच्चों, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, ठीक है। एक तो पहली बात है कि आप कचरा ही कम कीजिए, रिड्यूस, रिसाइकल अगर दोबारा कुछ यूज हो सकता है तो उसकी यूज कीजिए, सॉरी रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण कीजिए, और रीयूज मतलब दोबारा यूज कीजिए। तो ये सबसे सही है ना। ये भी एक हद तक थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लेंगे तो ये छूट जाएगा, यहाँ पर इनमें से सभी होगा नहीं क्योंकि ये तो हार्मफुल है। यही आपका बेस्ट आंसर रहेगा सी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, ऐसे आसान सवाल आपको एग्जाम में नहीं छोड़ के आना है, आप याद कर लीजिए। अब इसके साथ में आपको 4 बता देता हूँ। ये डी, पी, एस और एफ क्या है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? एस। और ये जो है आपको यहाँ से 13 से 18 का जो है उसे क्या बोलते हैं? पी। और यहाँ पर जो है बीच में आपको 3 से लेकर 12 है उसे क्या बोलते हैं? डी। और आपके पास नीचे जो दिया गया है उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर एस, पी, डी, एफ ब्लॉक जो है होता है। आपसे पूछा कहाँ से? 13 से 18 तक। तो 13 से 18 तक जो है वो क्या होता है सर? पी ब्लॉक होता है। इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या आपका सही जा रहा है? आप अपने हिसाब से चेक भी करते रहिए, आप अपने हिसाब के आंसर को चेक करिए, अपने हिसाब से आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप चाहे तो स्किप करिए, है ना, या पॉज करिए और आंसर का वेट कर लीजिए पहले अपने से देने के बाद, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए एक हिसाब से, तो आपका जो है हेल्प हो जाएगा ज्यादा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? ऑक्सीजन 8 नंबर पे है। कितना? 8 नंबर पे। तो हम ऐसे बनाते हैं कि चलो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो है ही, उसके अलावा क्या है, यहाँ पर पहला जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास दूसरा शेल होता है वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इस तरीके से हम लोग इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अल्युमिनियम है, फास्फोरस है, सोडियम और सिलिकॉन है। अब इन सब में सबसे ज्यादा किसका क्या है सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बाहरी कक्षा में सबसे अधिक यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। किसका? ऑक्सीजन का। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। अल्युमिनियम होता है 13 नंबर का एलिमेंट, ठीक है। फास्फोरस 15 नंबर का, सोडियम जो है आपको 11 नंबर का, और सिलिकॉन 14 नंबर का।
ठीक है, अल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, एक मिनट सही बोले ना, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, ये 14 नंबर का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर की बात यह है कि हम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से हम ये चीज बता सकते हैं। क्या 13 में पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा में 8, 2 8 10 और तीसरे में 3। इसी तरीके से 15 का अगर हम देखेंगे तो पहले कक्षा में हमारे पास 2, फिर 8 10 और लास्ट में 5। इसमें पहले कक्षा में 2 8 10 और 1 11, इसमें 2 8 10 4 14। तो अब ये बाहरी कक्षा का हमारे पास ये वाला है, सिंपल सी बात है कि ये बाहरी कक्षा का है कि नहीं है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा 5 बड़ा नंबर। तो आपके पास जो फास्फोरस है ये 15 नंबर पे होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है, देखिए संयोजकता नहीं पूछा है। संयोजकता कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सूर्य के परावैजनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है। अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि परावैजनी किरण जो है अल्ट्रावायलेट रे, ओजोन लेयर जिससे इसका हिफाजत होता है या रोकथाम होता है परावैजनी किरण का, वो जो है अगर हम तक पहुंचता है तो फेफड़े कैंसर नहीं होगा भैया। इसके लिए तो आपको सिगरेट पीना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि टीबी होने के लिए भी थोड़ा सा है कि आपको कुछ हद तक क्या एक चीजें हैं, जैसे कि एक तो हेरिडिटी से भी आ जाता है और क्या सर रीजन है। तो छोड़ो, टीबी भी नहीं है, मुंह का कैंसर भी कैसे होगा, तंबाकू वगैरह खूब चबाओ तो शायद मुंह का कैंसर हो जाए। और आजकल तो ये गुटखा, तंबाकू, सिगरेट एक रीजन है ही नहीं कैंसर का, मतलब पूरी तरीके से यही रीजन नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो अब तक केस आए हैं, स्टडी आया है अब तक का, रिपोर्ट उठा के देखिएगा पिछले 2 4 5 साल के, यही पता चलेगा कि भाई जो लोग नशा नहीं करते उनको भी अच्छा खासा कैंसर हो रहा है। चलिए उसके अलावा त्वचा का कैंसर, तो ये बहुत कॉमन है भैया। हम समझ सकते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रे होता है वो हमारा स्किन कैंसर के लिए जो है जाना जाता है, स्किन कैंसर उससे हो सकता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने माना जाता है कि ओजोन लेयर में छेद है और ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर का केस ज्यादा देखने को मिलता है ना। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा, माइंड ब्लोइंग, कमेंट करो माइंड ब्लोइंग है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्या है, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का क्या बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है। आप जानते हैं कि लेंस हमारे पास कितने प्रकार के हो गए, मेनली यही 2 प्रकार हम पढ़ते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। ये वाला उत्तल है क्योंकि उसमें तल उठा हुआ है, फैला हुआ है, और ये वाला अवतल है, मैंने आपको ऐसे याद कराया है ट्रिक से। अच्छा, उत्तल में जो है इस वाले लेंस की अगर हम बात करें तो इस वाले लेंस में सर हर किस्म का क्या बन सकता है, इस वाले लेंस में बहुत सारे किस्म का क्या बन सकता है, इमेज बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है। यानी छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, आभासी बन सकता है। लेकिन इस वाले की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ छोटा बनता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे क्या, वास्तविक एवं आभासी दोनों बन सकता है। अच्छा, इसमें सिर्फ आभासी बनता है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बन सकता है, किसमें, उत्तल में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, उत्तल लेंस। ठीक है, दोनों नहीं होगा, अवतल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलो बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। अब 6-7 क्लास के बच्चे भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैट्रिक में ऐसे आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। श्वेत प्रकाश मतलब सफेद रंग, सफेद रंग कर दें क्या, हाँ ये है सफेद रंग, ये श्वेत प्रकाश है ना। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग आपको पता है, बंटने के बाद 7 रंग, कितने रंग, 7 रंग। ठीक है, कितना हो गया गिन लेना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 7। कितने, 7। बाकी 1 2 3 4 5 की बात तो है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास अगला क्वेश्चन है बच्चा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात बता दे रहे हैं हम आपको। अगर ये एक प्रिज्म है, अगर ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, मान लीजिए ये एक श्वेत प्रकाश है जो इसमें इंटर करा, ये ऐसे मुड़ा और इससे बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद आप क्या देखते हैं सर, इसमें सबसे ऊपर में कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। उसके बाद अगर आप नीचे में देखते हैं तो आपके पास नीला कलर दिखाई देता है कि नहीं है। तो ये जो अलग अलग कलर आपको दिखाई पड़ता है, इसमें आप बीच में फिर बहुत सारे और भी रंग होते हैं, जैसे कि बीच में ग्रीन, येलो होता है। तो 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग में जो सबसे ज्यादा रंग आपको देखने को मिलता है ऊपर, वो कौन सा देखने को मिलता है, रेड। तो आपको पता होना चाहिए, कम मुड़ा तभी तो वो ऊपर है, ज्यादा मुड़ता तो नीचे होता। ठीक है, तो सबसे कम कौन मुड़ेगा, नीला, काला है ना, सॉरी लाल है ना, बैगनी या पीला।
तो भाई इनमें से सबसे ऊपर कौन होगा? रेड होगा। आपने पढ़ा ही हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ विबग्योर, क्या पढ़ा हुआ है? विबग्योर, है ना? यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे नीचे रेड है, ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है, सबसे ऊपर होता है, नीचे से ऊपर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास है, निम्न में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? क्या आप जानते हैं पुतली का साइज क्या होता है? अगर ये एक आंख है बच्चा, क्या ये एक आंख है, याद रखिएगा, ये जो आप देखते हैं ना बीच में ब्लैक वाला, ठीक है, ये वाला, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग, सबके अलग अलग होते हैं, हर एक इंसान का यूनिक होता है। ये जो बीच में आप काला देखते हैं इसको पुतली बोलते हैं। बेसिकली ये खाली जगह है, कोई पार्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है, देखा जाए तो नाम इसका पुतली है। इसको कंट्रोल कौन करेगा? यही। लेकिन साइंस के भाषा में हम इसको ऐसे तो समझते नहीं है, साइंस में थोड़ा अलग किस्म से दिया रहता है। क्या? साइंस में ऐसे दिया रहता है। चलो इसको अभी हम फिलहाल अच्छा रहने देते हैं, इसको भी हम इसको अलग से यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। क्या सर? साइंस में हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं। इसमें हम क्या लगा देते हैं? इसमें हम बीच में लेंस लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एक मसल्स आता है, यहाँ से एक मसल्स आता है, ठीक है, जो इसको भी ऐसे पकड़ा हुआ रहता है, एक मसल्स आता है जो इसको ऐसे लेंस को पकड़ा हुआ रहता है, और फिर ये आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है ऐसे। तो बेसिकली ये जो आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है बच्चा, यहाँ पर क्या क्या दिया आपको? देखिए तो ऑप्शन, देखिए तो ऑप्शन है आपको नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस, रेटिना, परितारिका और पश्चिमवायु पेशियां। यहाँ पर जो आपका नेत्र लेंस है वो ये वाला हो गया, जो आपका रेटिना है वो ये वाले पार्ट में, रेटिना ये वाले पार्ट में होता है, सामने से कह सकते हैं। आइरिस जो है, आइरिस परितारिका, ठीक है, ये आपका ये वाला है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो पश्चिमवायु पेशियां है, सिलरी मसल्स है, वो आपका ये वाला है बच्चा, ये वाला। तो सिलरी मसल्स लेंस को मतलब पतला मोटा करता है, और ये जो परितारिका है, आइरिस है, ये आपको क्या करता है सर? ये पुतली का कंट्रोल करता है छोटा बड़ा होने का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अब इस सवाल को समझने की थोड़ी जरूरत है। इस चैप्टर से, यानी प्रकाश के चैप्टर से, इधर से सवाल अच्छे खासे आते हैं हमेशा। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये बीमारी है, कौन सा? निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है बेसिकली? निकट दृष्टि दोष में अगर हम आंख का एक फोटो बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो हमारे पास अगर ये फोटो है आंख का, तो इधर अगर लेंस है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो इमेज बनता है वो थोड़ा आगे बन जाता है। कहाँ बन जाता है? आगे। मतलब ये जो फोकस है ना, वो रेटिना से पहले हो जाता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले जो है फोकस मिल जाता है। तो इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए, चूंकि हम लोगों को दूर में मिलाना है, तो हम लोग बाहर में इस तरह का लेंस लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये थोड़ा फैल के जाएगी। क्या? थोड़ा फैल के जाएगी। फैल के जाएगी तो मुड़ते 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 थोड़ा पीछे जाके मिल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा सर? आपका ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। तो आप प्रॉब्लम को समझिए कि निकट दृष्टि दोष में हम नजदीक देख सकते हैं, दूर नहीं देख सकते हैं। इसमें जो आपका फोकस है वो नजदीक हो जाता है, यानी आंख से पहले हो जाता है, यानी रेटिना से पहले हो जाता है। रेटिना पे फोकस होगा तब इमेज बनेगा। अब इस तरह के केस में क्या होता है? सिंपली हम लोगों को इस तरह का लेंस लगा देना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस लगा देंगे तो आपकी बीमारी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। एक मिनट, बिना किसी देरी के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला दिया है आर बराबर वी माइनस आई, तो क्लियर है। यह आर बराबर वी आई, ये दिया है क्या? आर बराबर वी आई। ये दिया आपको आर बराबर वी बाय आई, ये दिया है आपको वी बाय आई। ये है आपको आर बराबर फ्रैक्शन आई भी, आर बराबर आई भी, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इस सवाल का जवाब आपको दे देता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर आई आर। क्या कहता है आपको? V बराबर आई आर। अब इसी हिसाब से आप R निकाल लीजिए। आपका रेजिस्टेंस अगर इधर रह गया तो I इधर आएगा, तो V बाय आई। यहाँ पर V बाय आई का ऑप्शन सेकेंड वाला है। क्या है? सेकेंड वाला। तो यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो ओम होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रतिरोध कैसा है मात्रक? देखिए ये सवाल भी आ गया। अब मैं इसका जवाब क्या दूं, लेकिन मैं आपको ऊपर बता देता हूं। ये जो कूलम है ये किसका है? चार्ज का है। किसका है सर? चार्ज का इकाई है। ये जो जूल है किसका है? वर्क और एनर्जी का है। किसका है? वर्क मतलब कार्य है ना, ऊर्जा का है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है।
एनर्जी का है। एम्पियर है, एम्पियर आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत ऊर्जा का है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ओम है यही आपका रेजिस्टेंस का है, यानी आपका प्रतिरोध का ये जो है यूनिट है। बाकी यूनिट का हम अलग एक वीडियो बना देंगे छोटा सा, उससे भी आपको ये चीज हेल्प हो जाएगी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। सवाल है निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? थोड़ा समझिएगा, ऑप्शन कंफ्यूजिंग दिया है। पहला ही जो ऑप्शन है वो है वाट पर आवर। क्या दिया है? वाट पर आवर। तो बच्चे इसमें गलती करेंगे, क्या वाट पावर आवर देखेंगे और उसको बना देंगे कि हाँ ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे है यूनिट, फिर वाट और इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं का भी लगेगा ऑप्शन, और यहाँ पर ये वाला भी लगेगा ऑप्शन, और यहाँ पर ये वाला भी लग सकता है किसी किसी को। तो सही जवाब क्या है? देखो असल में हम लोगों का जो होता है वो होता है, मतलब सही यूनिट होता है किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर, जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं विद्युत, या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यही होता है ना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल 1 किलोवाट में। तो यहाँ पर किलोवाट आवर जो होता है बच्चों, ये वाला जो है यूनिट होता है घर पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद्युत, उसका। अब क्या होता है यहाँ पर सीधे वाट आवर से कंफ्यूज करता है। यूनिट जो होता है इसी के बराबर होता है, यानी 1 यूनिट बराबर इतना ही होता है। इसीलिए यहाँ पर चूंकि इसका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर इसका ऑप्शन है, यूनिट का ऑप्शन है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बी नंबर का यूनिट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हों। आ रही है? लाइक करो वीडियो को, क्यों नहीं कर रहे? फिर सब्सक्राइब कर रखा है क्या? हमारे 86% व्यूअर्स जो है नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, यानी 86% वो लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। एक दिन में जैसे मेरे अभी वीडियोस फिलहाल 1000-1200 लोग देखते हैं, तो आप 1000-1200 बच्चों में समझ लीजिए कि 200 बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है और 1000 बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। क्यों? पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं, कर दो। आगे बढ़ते हैं सर, आपको काम आएगा भाई, मैं आपको कराऊंगा फायदा, आप सब्सक्राइब तो करो। लिखा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? अब ये तो याद रखने वाली चीज है, मैं क्या बोलूं इसको। देखो ए बी या ए बी नहीं है, सबको दे सकता है जो डोनर, वो है ओ। क्या है सर? ओ जो होता है ये ऐसा जो है रक्त का समूह है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसको यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायलाइसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलाइजर जो होता है, डायलाइसिस मशीन के द्वारा, हम जानते हैं कि अगर किसी का किडनी फेल हो जाता है तब डायलाइसिस मशीन की जरूरत पड़ती है। उस केस में उसको बोलते हैं डायलाइजर या हीमोडायलिसिस या डायलाइसेट और सेलोफोन। अब ये सेलोफोन तो भैया बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये तो सुना सुना नहीं लग रहा, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, जिसमें हम एक मशीन से बॉडी के बाहर ब्लड को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ चूंकि बहुत बेसिक होता है, ऐसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे जीव विसरण द्वारा ही अपना खाना खाते भी हैं, अपना भोजन अंतर्ग्रहण भी करते हैं और उत्सर्जन भी विसरण द्वारा करते हैं। इवन के श्वसन की प्रक्रिया भी ऑलमोस्ट उनके बॉडी में चीजें उत्सर्जन द्वारा होती हैं, अवशोषण द्वारा नहीं, निष्कासन द्वारा नहीं। निष्कासन तो कोई प्रोसेस ऐसे है नहीं ज्यादातर देखा जाए तो। प्रसारण द्वारा हम लोग नहीं पढ़े, ओस्मोसिस इसमें नहीं पढ़े हैं, इसमें नहीं है ना। ये जो विसरण द्वारा है, डिफ्यूजन है, ये वो मेथड है जिसके जरिए क्या करते हैं छोटे छोटे जीव जैसे अमीबा वगैरह क्या करते हैं? अपना भोजन अंतर्ग्रहण भी करते हैं और निष्कासन भी करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है सर? बबूल के पौधे मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं? तो जो बबूल का कांटा वाला पेड़ होता है वो गोंद के लिए बहुत मशहूर है। हम जानते हैं कि रेजिन, टेनिन और लैटेक्स ये सभी अलग अलग पेड़ पौधे उत्सर्जन के रूप में निकालते हैं, जिसमें से गोंद एक चीज है, और बबूल का पेड़ जो होता है वो आपको गोंद उत्सर्जन करता है। इतना क्लियर है? आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बिना किसी देरी के। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? देखो ये सवाल ऐसा है कि मैं इसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहूँ तो थोड़ा लंबे टाइम तक कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहूंगा। शॉर्टकट में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मस्तिष्क में वैसे तो 3 भाग होते हैं, जो फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क मस्तिष्क हाँ अब ठीक है यार, होता नहीं है, अंग्रेजी वाला वर्ड सब आसान है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, नहीं हुआ ना कुछ गड़बड़ी। लेकिन देखो अग्र मस्तिष्क, हाँ पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। तो कुल मिलाकर के बात यह है भाई कि
जो अग्र मस्तिष्क है हमारा, जो हमारा फोर ब्रेन है, उसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं, सेरेब्रम भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सेरेबेलम ये पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है, हिस्सा है। मध्य मस्तिष्क के अंदर जैसे और भी पार्ट्स होते हैं, है ना। तो हालांकि सेरेबेलम में भी और भी पार्ट्स हैं, जैसे पोन्स मेडुला वगैरह पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा ये वाला होता है, इसी में आपको राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर भी होता है। बहुत बड़ा पार्ट, ये बड़ा सा पार्ट जिसमें हम सोचने का काम करते हैं, है ना, रीजनिंग वगैरह इसी से आता है। तो ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम क्या है सर, हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। गुड, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये भाई ये स्रावित कहाँ से होता है? अंडाशय से ये फीमेल में पाया जाता है? तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विरिशन मतलब टेस्टिस, नाम है टेस्टोस्टेरोन और नाम है टेस्टिस, है ना, मिलता जुलता। विरिक किससे, मतलब किडनी से। ये तो फिल्ट्रेशन का काम करता है, हम पदार्थ। चलिए इनमें से कोई नहीं होगा, विरिक नहीं होगा, अंडाशय फीमेल में होता है, विरिशन से निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास है कि वह हार्मोन जो पौधों की कोशिका को विभाजन रोक सकता है, पौधों की कोशिका का विभाजन रोक सकता है, यानी जो विभाजन के विरुद्ध है। तो हम ऐसे पढ़ते हैं ना क्लास 10th में, जो भी थोड़े बहुत हैं हार्मोन्स के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में, उसमें ऐसे पढ़ते हैं कि कुछ है जो गति को सपोर्ट करते हैं और कुछ है जो गति के विरोध करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीन है, इथिलीन है ना, साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड है, उनमें से जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है बच्चा, है ना, सेल के ग्रोथ को रोकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पेड़ पौधे का मेल पार्ट, पेड़ पौधे में फीमेल पार्ट भी होता है, मेल पार्ट भी होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। जो द्विलिंगी पौधे होते हैं, जायांग यानी गाइनोसियम, उसके अलावा पेटल यानी पंखुड़ी, तो पंखुड़ी तो मेल या फीमेल पार्ट हुआ नहीं। पुंकेसर यानी स्टामेन, और इनमें से कोई ये तो होगा नहीं। तो जो पुंकेसर है, जो स्टामेन है, इसको हम लोग इसी में होता है फिलामेंट, ठीक है। ये जो पुंकेसर है, नाम भी है पुंकेसर, है ना, पुरुष जैसा नाम है ये। तो ये पुंकेसर ही क्या है सर, ये पुष्प का नर जननांग है, ठीक है। उसके अलावा पंखुड़ी तो भाई मेल फीमेल होता ही नहीं है ना। गाइनोसियम इंड्रोसियम अलग चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आगे बढ़ने का अब कुछ रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि 40 प्रश्न हो चुके हैं, 20 प्रश्न आज का हमारा हो गया। हम आपको उम्मीद करते हैं, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे, वीडियो को लाइक किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। और भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है, और आने वाले दिनों में भी हम आपको वन शॉट, गन शॉट, फन शॉट सब करा देंगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे। साइंस की तैयारी इस चैनल से हो जाएगी, बात ही खत्म है भैया। चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।